ताकत और समझ दोनों अलग अलग बातें होती हैं, आपको पता भी है। जिनके पास, ये जरूरी नहीं है कि जिनके पास ताकत होगा उसके पास समझ भी होगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 3। पेपर 3 का ये चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 का ये भाग 2 है और जल्द ही हम लोग पेपर 3 खत्म करके पेपर 4 चालू करेंगे। और उसके बाद जैसे ही पेपर 4 स्टार्ट होगा उसके बाद पेपर 4 भी खत्म हो जाएगा। और पेपर 4 खत्म होते ही, दोनों जब खत्म हो जाएगा ना, तो पेपर 3 का जो टॉप जो 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन, और ये इसका टॉप 50 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये दे दिया जाएगा। फिर पेपर 4 का टॉप 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन और टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि दोनों का ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम बता देंगे। और कहाँ पर बताएंगे? इसी यूट्यूब चैनल पर बताएंगे। तो ये जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, ये जल्द ही कंप्लीट हम लोग कर लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे बताएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तुगलक वंश के बारे में। इसका भाग 1 पढ़ लेते, ये भाग 2 है। अगर अभी तक भाग 1 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से देख सकते हैं। इसी चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ होगा, वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसका संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक का जो पुत्र था जिसका नाम था जौना खां, एक पुत्र था जिनका नाम था जौना खां। अब समझिए, जौना खां इसका पुत्र का नाम था। ये अपने पुत्र को इधर दक्षिण भारत के क्षेत्र में भेजा था अभियान के लिए। यहाँ पर दक्षिण भारत में अभियान के लिए भेजा था। तो यहाँ से दक्षिण भारत इसे जीत लिया इसके बेटा ने, और जीतने के बाद बहुत सारा धन जेवरात कहाँ लेकर आया? दिल्ली लेकर आया। बहुत सारा धन, मतलब सब धन उठाकर, अधिकतर जो धन है वो देखिए ये सब था, ये सब क्रूर था। क्रूरता का मतलब लूटने, ये जीतने के बाद जितना कुछ राजा का महल सिंहासन सब उखाड़ लेता था, ध्यान रखिएगा। तो यही हुआ, यहाँ से बहुत सारा धन लेकर गया। तो इसने भी आक्रमण कहाँ पर किया? गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में हम बताए थे कि बंगाल इसके क्षेत्र से बाहर हो रहा था। तो इसने क्या किया? गयासुद्दीन तुगलक खुद कहाँ पर गया? बंगाल वाले क्षेत्र में। इस बंगाल वाले क्षेत्र में खुद आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद वहाँ के राजा तो इसके अधीन आ गए। किसके अधीन आ गए? गयासुद्दीन तुगलक के। लेकिन यहाँ पर ज्यादा कुछ इसको मिला नहीं, क्योंकि वहां पर देखिए बंगाल में उस समय अकाल की स्थिति बनी हुई थी, तो वहां पर ज्यादा कुछ उसको मिला नहीं। और वापस कहां पर लौट रहा था? ये अपने दिल्ली अब वापस लौटिएगा। दिल्ली लौटने के क्रम में इसको क्या था, इसके पास तो इसके बेटा तो धन लेकर आया था इधर से, लेकिन ये कुछ नहीं लेकर जा रहा है। पैसा भी ठीक ठाक खर्च हो गया था। मान लीजिए जब युद्ध करने जाएंगे तो ये घोड़ा, हाथी, ये सब जो हथियार, सैनिक, ये सब जाएंगे तो खर्च तो पैसा होगा ही ना। तो जितना पैसा खर्च हुआ उतना तो कम से कम निकलना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि युद्ध करने गए कुछ मिला भी नहीं, या जितना पैसा था वो भी सब खर्च हो गए। तो इसने उधर से प्लानिंग बनाया। क्या प्लानिंग बनाया? कि इसके क्षेत्र में, इसके राज्य में वैसे लोगों को इसने चिन्हित किया कि कौन कौन से लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा संपत्ति है, और वो भी दान से संपत्ति मिला हुआ है। दान से संपत्ति। अब दान से संपत्ति किसको दिया जाता है? कोई ऐसे होते हैं, तो इसके क्षेत्र में किसको दान से संपत्ति दिया गया? तो सूफी संत जिनका नाम था निजामुद्दीन औलिया, उनके पास, जो कि दिल्ली में रहते थे, उनके पास बहुत सारे संपत्ति था। क्यों संपत्ति था? क्योंकि वो सूफी संत थे, उसको कोई भी दान दे देता था। उनको कोई भी क्या करता था? दान देता। जिनका नाम था सूफी संत, उनका नाम था संत। सूफी संत थे, संत जिनका नाम था निजामुद्दीन औलिया, जो कि दिल्ली में रहते थे। तो इधर से ये गयासुद्दीन तुगलक इधर से लौट रहा था। तो इसने इधर से लौट रहा था। तो अब इसको लगा कि हम क्या लेकर जाएंगे यहाँ पर दिल्ली में, मतलब कैसे जाएंगे हम। तो इसने क्या किया? इसने कहा कि रुको, इधर का तो खर्च निकलना चाहिए। तो इसने निजामुद्दीन औलिया के पास में इधर से जा रहा था, कुछ सैनिकों से सूचना भिजवा दिया। पहले ही ज्यादा तेज दौड़ने वाले जो घोड़े थे उन पर वो सैनिक बैठे, और उनसे सूचना पहुंचाया। कहाँ? दिल्ली में ये सूचना पहुंचवाया निजामुद्दीन औलिया के पास में कि जल्द से जल्द आप दिल्ली छोड़कर निकल जाइए। सारा संपत्ति अब किसका हो जाएगा? राजा का हो जाएगा, और जल्द से जल्द यहाँ से संपत्ति छोड़कर निकलिए। तो निजामुद्दीन औलिया का कथन इन्होंने क्या कहा उन सैनिकों से कि जाकर अपने महाराज से कह देना, अभी आ रहे हैं ना, तो दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। इन्होंने क्या कहा कि जाकर अपने मालिक से कह दो कि दिल्ली अभी दूर है, पहुंचिए तो पहले दिल्ली, तब ना यहाँ से हमको हटाइएगा, पहले दिल्ली तो पहुंच जाइए। अब देखिए बीचे में क्या हुआ।
देखिए ये ताकतवर था, ये इसका पुत्र था जौना खां, ये ताकतवर था, लेकिन इसको वर्तमान परिस्थितियों में निर्णय कैसे लेना है कोई भी चीज का ये समझ नहीं था इसके पास में। ताकत और समझ दोनों अलग अलग बातें होती हैं, आपको पता भी है। जिनके पास, ये जरूरी नहीं है कि जिनके पास ताकत होगा उसके पास समझ भी होगा। समझदारी था ही नहीं, बहुत कम इसके पास समझदारी था। तो इसके पिता इसको लगा कि हमारे पिताजी इधर से युद्ध जीत कर आ रहे हैं, पूरे धन उन तो लेकर आइए रहे होंगे। तो इसको क्या पता था कि धन नहीं मिला है, कि पिताजी आ रहे हैं तो धन लेकर आइए रहे होंगे। तो यहीं पर दिल्ली के पास में ही इसने क्या किया, एक लकड़ी का महल बनवाया कि हमारे पिताजी आ रहे हैं, भव्य स्वागत किया जाएगा। क्या किया इसने, इसी ने लकड़ी का महल, लकड़ी का महल जल्दी बन जाता है महल, लकड़ी का इसने महल बनवाया कि हमारे पिताजी आ रहे हैं, भव्य स्वागत किया जाएगा। और सूचना भी पहुंचवा दिया कि आइए यहीं पर आपको दिल्ली से कुछ देर पहले ही ठहरने का व्यवस्था किया गया है, आइए यहाँ पर आराम से क्या कीजिए, ठहरिए। तो ये भी यहाँ से पहुंचा, इसको पता थोड़ा था कि हमारे पिताजी के पास कुछ संपत्ति नहीं लेकर आ रहे हैं। इसने भी सोचा था कि हम बताना क्या है, यहाँ पर पहुंचेंगे और उसका क्या करेंगे, संपत्ति क्या कर लेंगे, ले लेंगे, कब्जा कर लेंगे, निजामुद्दीन औलिया की संपत्ति कब्जा कर लेंगे, सारा खर्च निकल जाएगा इसी में। तो यहाँ पर लकड़ी का महल बनवाया किसने, जौना खां ने। गयासुद्दीन तुगलक पहुंचे यहीं पर महल में, दिल्ली से कुछ देर पहले महल में पहुंचे और यहीं पर क्या हुआ, पूरा जश्न मनाया गया। जश्न समझते हैं ना, कोई भी युद्ध जीता जाता था राजा पूरा जश्न मनाते थे। राजा का जश्न देखे है ना, पूरा सभी लोग नाच रहे होते हैं, डांस चल रहा होता है, मतलब बहुत एकदम मनोरंजन, सब कुछ मनोरंजन हो रहा होता है। मूवी में देखे हैं, जो मूवी में भी जश्न मनाया जाता है पूरा, जैसे डांस वांस पूरा चल रहा होता है, ठीक वैसे ही राजा जीत कर उधर से आए थे तो लकड़ी का महल इसने बनवाया, इसका पुत्र जौना खां, और उसी में पूरा जश्न का व्यवस्था किया गया। आई लकड़िया का महल बनवा कर इसमें से निकल गया था ये कौन, जौना खां, इस महल में नहीं था ये। तो जश्न पूरा चल रहा था, तब तक अचानक महल धंस गया। महल क्या हुआ, धाराशाही नीचे, धड़ाम से नीचे आ गया महल नीचे आने के कारण क्या हुआ, गयासुद्दीन तुगलक निपट गए। इसके जौना खां था, इसके जौना खां के भाई भी कुछ थे, इसके और पुत्र थे गयासुद्दीन तुगलक के, वो सारे निपट गए। मंत्री, सेनापति और भी बहुत सारे कुछ युग सेनापति भी उसी में निपट गए। लेकिन कुछ लोग दिल्ली में थे, सभी लोग यहाँ जश्न के लिए नहीं आए थे, कुछ लोग दिल्ली में भी थे, तो वो सारे लोग बच गए। और जो यहाँ पर जश्न में झूम रहे थे, निपट गए, अधिकतर लोग तो इसी में निपट गए। किसमें, महल, लकड़ी का महल खत्म हो गया और इसी में क्या हुए, फंस गया महल में लकड़ी का। आपको पता भी है ये कैसे कैसे काम कर, युद्ध जीत सकता था, भारी काम कर सकता था, लेकिन छोटा महीन काम इसको दीजिएगा तो सब उल्टा पुल्टा कर देगा। देखिए लकड़ी का महल फंस गया। अब माना ये जाता है, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि इसी का षड्यंत्र था, किसका, जौना खां का षड्यंत्र था कि आइए और इसी में महल में निपटा दिया जाए। लेकिन देखिए ये षड्यंत्र क्यों करेगा, लेकिन कुछ लोग का कहना था कि नहीं ये षड्यंत्र नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा षड्यंत्र, क्योंकि ये बड़ा पुत्र था और लड़ने में भी ठीक ठाक था। तो राजा का बड़ा पुत्र जो होता है वही राजा बनता है, तो राजा का तो ज्यादा कुछ इसको लालच नहीं होगा, किसी को पता था कि हम ही राजा बनेंगे। तो ये गलती से शायद ये महल क्या हुआ, फंस गया, ये ध्यान ही नहीं दिया, इसका निर्णय ही उल्टा पुल्टा। आप आगे भी देखिएगा तो सारा निर्णय क्या करेगा, ये उल्टे पुल्टा निर्णय। तुगलकी फरमान का नाम जानते हैं, तुगलकी फरमान, कि कोई भी उल्टा पुल्टा काम करता है तो क्या कहा जाता है, अरे ये तो तुगलकी फरमान निकाले हैं, अरे ये तो तुगलकी फरमान निकाले। क्यों कहा जाता है, देखिए इसी का हरकत के कारण। तुगलक वंश जो इतना, तुगलक वंश के बारे में कहा जाता है तुगलकी फरमान, इसी का, यही उल्टा पुल्टा काम करेगा। जब राजा बनेगा ना, राजा बनने से बोलते महल फंसा दिया, अपने पिता को निपटा दिया इसी में, तो समझिए राजा बनने के बाद क्या करेगा। अब इसके पिता निपट गए, कब निपट गए, 1320 में तो ये राजा बने ही थे गयासुद्दीन तुगलक, और 1325 में निपट गए। तो ये जौना खां का नाम मोहम्मद बिन तुगलक रख दिया गया था। क्या नाम रख दिया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक नाम रख दिया गया था। कब नाम रखा गया था, जब ये दक्षिणी अभियान करके इधर से आया था, तो उसी समय इसका नाम क्या रख दिया गया था, जौना खां का नाम ही, इसी का नाम मोहम्मद बिन तुगलक। अब ये राजा बना 1325 ईस्वी में। 1325 ईस्वी में ये क्या बन गया, राजा बन गया। राजा बनने से पहले इतना बड़ा बड़ा काम किया है, देख रहे हैं, महल भसवा दिया, क्या क्या किया। लड़ने में बढ़िया था, ये बहुत अच्छा था लड़ने में, एकदम सेनापति बहुत मतलब अच्छा था। इसको युद्ध वाला क्षेत्र में, आप जानते भी होंगे वैसे लोगों को जो भारी काम तो कर लेते हैं, लेकिन महीन काम दीजिएगा या कोई भी अरेंज करने के लिए कोई भी चीज दीजिएगा कि आपको यहाँ पर देख रेख करना, ये करना, वो सब गड़बड़ कर देते हैं। आप जानते भी होंगे वैसे लोगों को। तो ठीक वैसे ये भी था, भारी काम इसको दे दीजिए, कितना भी भारी कर लेगा, लेकिन थोड़ा सा महीन काम या छोटा सा कोई सोचने वाला काम दीजिएगा, सब उल्टा पुल्टा कर देता था। राजा बनने के बाद सबसे पहले इसके सबसे ज्यादा, अब देखिए एक और बात माना जाता है,
इसका तो षड्यंत्र, लोग कहते हैं कि इसका षड्यंत्र। दूसरा कहा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया ने भी ये कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। तब तक दिल्ली आप पहुंचते पहुंचते निपट गए ना, गयासुद्दीन तुगलक निपट गए ना दिल्ली पहुंचते पहुंचते। और निजामुद्दीन औलिया ने भी यही कहा था कि दिल्ली अभी दूर है महाराज, आ जाइए अभी तब ना। और निजामुद्दीन औलिया नहीं कहा था। इसीलिए कोई भी कहता है ना कि ये काम कर देंगे वहां पहुंचने के बाद, ये कर देंगे, ये बनने के बाद हम ये कर देंगे, तो लोग कहते हैं कि रुक जाओ, दिल्ली अभी दूर है। इसका मतलब पहले पहुंच तो जाओ वहां पर, तब ये बकवास करना कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे। तो कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि हमारा ये काम हो जाएगा, ये बिजनेस में हम सफल हो जाएंगे, या हमारे पास इतना पैसा आ जाएगा तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। जो करना होगा आप कीजिएगा, अपने मन में रखिए, जो करना है वो कीजिए। वहां पर पहुंचिए तो पहले पहुंचिए, उसके बाद जो करना होगा कीजिए। ठीक वैसे ही इसीलिए दो कथन यहाँ से बहुत ज्यादा फेमस हुए जो अभी तक चलते हैं। कौन सा कथन? दिल्ली अभी दूर है। ये कथन किसका था? निजामुद्दीन औलिया का। किसके लिए था? गयासुद्दीन तुगलक के लिए था। ये सूचना पहुंचवाया था इधर से ना, उसी के लिए था। ये आ जाइए तो पहले महाराज, इसी ने सूचना पहुंचवाया था ना कि हमारे दिल्ली पहुंचने से पहले आप दिल्ली छोड़ दीजिए। किसने कहा था ये? गयासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया को। तो निजामुद्दीन औलिया अपने सूफी संत थे, इन्होंने ही इधर से भिजवाया कि दिल्ली अभी दूर है महाराज, पहुंचते जाइए। तो महाराज तो इधर ही निपट गए, इधर पहुंचने में निपट गए। दूसरा कथन कौन सा फेमस है? एक तो ये फेमस है, दूसरा तुगलकी फरमान वाला, यहीं से इसी के पास से जौना खा मोहम्मद बिन तुगलक। देखिएगा आगे कौन सा कारनामा ये करेगा। चलिए, राजा बनने के बाद इसके पास सबसे बड़ी समस्या थी कि धन नहीं था इन लोगों के पास में, मतलब पैसा नहीं था। एक तो इसके पिताजी यहाँ से खर्च कर दिए थे। अब आप कहेंगे इतने कम इनके पास धन हुआ करता था, इसके पिताजी खर्च कर दिए तो एक युद्ध में इनका पैसा खत्म हो जाता था। हाँ देखिए, क्योंकि इससे पहले कौन सा तुगलक वंश से पहले, यानी गयासुद्दीन तुगलक से पहले, तुगलक वंश का स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। इससे पहले खिलजी वंश था। खिलजी वंश का शासक कौन था? नसीरुद्दीन खुसरो शाह, जो अंतिम शासक था। उसने पैसा पानी की तरह बहाया था, एकदम पैसा, मतलब जितना था धन, पैसा का मतलब अभी जो पैसा चलता है उसकी बात नहीं कर रहे, जितना भी धन था पानी की तरह एकदम बहाया था, एकदम मौज कर रहा था। ध्यान रखिएगा, मौज समझते हैं, एकदम मौज कर रहा था कि हाँ एकदम पैसा राजा का। नसीरुद्दीन खुसरो शाह ने पैसा अधिकतर खर्च कर दिया था, तो अब बना गयासुद्दीन तुगलक। इसने पैसा एकत्रित करने के लिए बहुत सारे काम किए, किसानों की स्थिति सुधारने के लिए नहर बनवाया और बहुत सारे कर को ठीक ठाक किया, ये सब किया। लेकिन इसके पास भी ज़्यादा धन एकत्रित नहीं हो पाया। तब तक इसने भी खर्चा कर दिया, जो भी धन आया था तब तक खर्चा कर दिया इधर वाला। ये धन लेकर पहुंचा था, ये अधिकतर इधर उधर करके खर्च हो गए, सब सारे धन क्या हुए? खर्च हो गए। तो इसने भी क्या किया कि धन एकत्र करने के लिए सबसे पहले कहा कि कर व्यवस्था को ठीक किया जाए। कर व्यवस्था, इसने कर व्यवस्था को ठीक करने के लिए क्या कहा? इसको मंत्री ने सुनाया कि महाराज कर तो बहुत कम मिल रहा है और किसानों की स्थिति भी ठीक नहीं है। तो इसने कहा, इसके मंत्री ने कहा कि हमारी भी हालत खराब है, अगर कर नहीं मिला तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। तो इसने कहा कि ठीक है, क्या दिक्कत इसमें क्या है, 10 गुना कर बढ़ा दो। गंगा यमुना दोआब पर, गंगा यमुना के बीच वाला जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में फसल बहुत अच्छी होती होगी। तो मंत्री ने कहा हाँ, जलोढ़ मिट्टी है तो फसल अच्छी होती थी। उस समय अकाल पड़ गया था, उस साल तो अकाल पड़ गया था। तो ये मतलब जमीनी स्तर पर नहीं देखा कि उस साल क्या हुआ है, ये देखा कि पिछले सालों में फसल अच्छी होती थी। तो मंत्री ने कहा हाँ अच्छी थी पहले फसल। तो इसने कहा कि उसी क्षेत्र में 10 गुना कर बढ़ाओ। कितना गुना? 10 गुना। मंत्री ने कहा इतना? तो हाँ, राजा ने इसी ने कहा, मोहम्मद हाँ बढ़ाओ 10 गुना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको उस समय जमीनी स्तर पर पता नहीं किया कि वहां पर हुआ क्या है। पहले इसको पता था कि जलोढ़ मिट्टी है, अच्छा मिट्टी है, तो पहले फसल होता था, तो अभी इसी साल भी फसल हुआ होगा। आज जबकि उस साल पिछले 2 साल से वहां पर पड़ रहा था अकाल, बारिशें नहीं हो रहा था। बारिश नहीं होगा तो नदी के पानी, नदी खुद ही नदी के पानी में कमी आ जाएगा। जलोढ़ मिट्टी कहाँ से आएगा? बारिश नहीं होगा तो बाढ़ नहीं आएगा, बाढ़ नहीं आएगा तो जलोढ़ मिट्टी कहाँ से आएगा? जलोढ़ मिट्टी नहीं आ रहा था। किसान इतने परेशान कि खुद अकाल पड़ा हुआ था, खुद उनके पास खाने के लिए नहीं था। कह रहा था 10 गुना तुम और टैक्स दो, मतलब 1 रुपया टैक्स होगा तो 10 रुपया टैक्स दो, 10 रुपया होगा तो 100 रुपया टैक्स दो, यानी 10 गुना टैक्स बढ़ा दिया। जनता और परेशान हो गई, जनता के बीच असंतोष की भावना फैलने लगी। और इसने क्या किया? इसने कर प्रणाली को वसूलने के लिए कठोरता दिखाने के लिए कहा। मंत्री ने कहा कि महाराज ये सब तो कर दे ही नहीं रहे हैं। तो इसने कहा जितना हो सके कठोरता दिखाओ। अरे उनके पास कठोरता कैसे दिखाओगे? गंगा यमुना दोआब। अब देखिए कहाँ पर बढ़ाया था, ध्यान रखिए, गंगा यमुना दोआब यानी बीच वाला भाग वाला, बीच वाला क्षेत्र, गंगा यमुना के बीच वाला क्षेत्र, वहीं पर ये ज्यादा कर बढ़ाया था। ध्यान रखिएगा। तो ये पूछा भी जाता है
कि कौन सा क्षेत्र में बढ़ाया था, गंगा यमुना दोआब में ये बढ़ाया था। कठोरता से कहा कि कठोरता के साथ कहा कि हाँ मतलब कठोरता के साथ जो टैक्स है उसका कलेक्शन किया जाए, ना ही कोई टैक्स दे तो पीटो मारो जो भी करना है करो, लेकिन टैक्स लेकर आओ बस। अरे ये कहाँ से टैक्स देंगे, ये किसान, अपने किसानों की हालत खराब थी, ध्यान रखिएगा, किसानों की हालत अपने खराब थी। क्यों? क्योंकि पड़ गया था अकाल, तो अकाल पड़ गया तो अपने उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं, तो तुमको क्या देगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब इसके बाद किसानों के बीच असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई, अब विद्रोह करने, अब किसान को लगा कि अब इसको लगा कि विद्रोह करने लगेंगे किसान। तो अब इसने थोड़ा सा अपने जो इसको अब लगा कि हमारा प्लान क्या हो गया, कर व्यवस्था वाला प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो गया है, यानी इसका जो कर व्यवस्था का प्लान था पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। तब इसको अपने फैसला को क्या करना पड़ा, वापस लेना पड़ा। इस फैसले को क्या करना पड़ा, वापस लेना पड़ा। तो किसान विद्रोह कर देते तो राज्यों को तख्ता पलट देते थे। अब जिसके पास खाने के लिए ही नहीं है और उससे आप कहिएगा कि 10 गुना लगान दो, तो क्या करेगा बताइए। कितना भी गरीब हो उसके पास अपना खाने के लिए नहीं है और तुम उससे टैक्स मांग रहे हो, तो क्या करेगा, इज्जत करेगा सामने वाला का? नहीं, कभी नहीं करेगा। वो राजा का भी तख्ता पलट देगा। लगा कि तख्ता पलट जाएगा, असंतोष की भावना किसानों में होने लगी, इसने क्या किया, नहीं फैसला वापस ले जाए। पहला गलत निर्णय है इसका, यह पहला तो यहीं पर गलत निर्णय हुआ था। अब दूसरा गलत निर्णय ये हुआ। एक और देखिए, अब कई गो गलत लगातार गलत निर्णय ले रहा था, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या काम किया, दूसरा काम इसने कहा कि राजधानी बदला जाए, कहा दिल्ली कुछ अच्छा लग नहीं रहा है। मंत्री को फिर बुलाया, किसने, इसी ने, मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली हमको कुछ अच्छा लग नहीं रहा, उस समय दिल्ली राजधानी थी। दिल्ली अच्छा नहीं लग रहा है, तो मंत्री ने कहा तब कहाँ चला जाए, राजधानी यहाँ पर नहीं रहेगा, अच्छा दिल्ली नहीं लग रहा है। तुम वो काम करो, दौलताबाद में महल बनवाओ। मतलब दिल्ली से 700 मील दूर, दिल्ली से दौलताबाद कहा कि वहां महल बनवाओ और जल्द से जल्द हम लोग वहां शिफ्ट होंगे। कहाँ पर, दिल्ली से दौलताबाद। महल तो बन रहा था, महल मतलब बन भी गया। और ये कहा कि ठीक है। तो मंत्री ने कहा कि उस समय जब महल बनकर तैयार हो गया तो मंत्री ने कहा कि महाराज तब चला जाए, कि महल तो बन गया है। तो इसने कहा कि तब देर किस बात की, चलिए चला जाए। तो मंत्री ने कहा कि देखिए इस समय धूप का बड़ा दिन है और दिल्ली में आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा होता है, इस समय धूप का दिन है। एक काम करते हैं, जब ठंडा के दिन आएगा उसी समय सभी लोग पैदल ही उस समय जाते थे ना जी। ऐसा थोड़ा है कि इस समय की तरह हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से, एक गाड़ी में बैठकर चला जाए, या एसी वाली गाड़ी है उसमें गर्मी नहीं लगेगा। उसमें उस समय था कि ना रोड सही है ना कुछ भी सही नहीं है, नदी पहाड़ झरना को पार करते हुए आगे बढ़ना है। तो ये था। तो इन लोगों को था कि दिल्ली से दौलताबाद जाया जाए। तो उसने कहा, इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कोई नहीं, चलो। इसी समय गर्मी के दिन हुआ था, क्या हुआ, सारा सैनिक, सेनापति, सभी परिवार के साथ में सब कहाँ पर, राजा होते थे तो राजा तो घोड़ा पर बैठ कर जाते थे। राजा के घर के जो सदस्य होते थे उनको लिए पालकी, समझते हैं पालकी ऐसे होता है। इधर से 2-3 लोग होते हैं उठाने वाले, उधर से इसमें बैठे हुए लोग रहते हैं, इसके अंदर बैठे हुए रहते हैं। इधर 2-3 लोग होते हैं उठाने वाले, इधर से 2-3 लोग। राजा के घर के जो सदस्य वो सब तो इसमें थे। राजा जो थे घोड़े पर थे, कभी इसमें भी बैठ जाया करते थे। मतलब राजा इसमें नहीं, लेकिन हाँ घोड़े पर, अधिकतर घोड़े हाथी पर बैठा करते थे। घोड़े पर ऊपर से लगाया हुआ है, ऐसे ढका हुआ है, राजा को धूप नहीं लग रहा है। लेकिन जो सैनिक थे उनको तो धूप लग रहा होता था ना, जो घोड़े थे उनको तो धूप लग रहा होता। राजा तो आगे आगे चल रहे थे और पीछे से सैनिक, सेनापति, सभी लोग पीछे से, जितनी सेना थी। अब जब राजधानी शिफ्ट हो रहा है तो सब कुछ तो लेकर जाना पड़ेगा, सामान उमान सब ढोकर इधर से, जितना भी राजा का सामान था, राजा के जितना कुछ भी सामान था, सैनिक अपना सामान भी लेकर जाएंगे। दिल्ली से दौलताबाद पहुंचते आधे रास्ते में बहुत सारे सैनिकों की मृत्यु हो गई। बहुत सारे सैनिक क्या हो गए, मृत्यु हो गई। दौलताबाद जब पहुंचे तो राजा ने पूछा कि कितने मतलब ये कि इतने कम क्यों सैनिक हमारे पीछे आ रहे हैं, हमारे सैनिक कहाँ, वहीं पर रह गए क्या? तो मंत्री ने कहा नहीं, निपट गए, आधा तो सैनिक उधर ही निपट गए। मतलब कहानी खत्म हो गया सैनिकों का। आप इतने धूप में लेकर आइएगा तो कहानी खत्म नहीं होगा। कुछ दिन ये दौलताबाद में रहा, ये मोहम्मद बिन तुगलक। कहा कि दौलताबाद ठीक नहीं लग रहा है, अब हमको कहाँ जाना है। अब वो दिल्ली बहुत अच्छा था, क्या था, दिल्ली ही बहुत अच्छा था। वो काम करो मंत्री, फिर दोबारा से हमारा शिफ्टिंग करो दिल्ली। अब मंत्री ने क्या किया, अब इस मंत्री को लगा कि अभी हमारा भी काम निपटवाएगा। आधा सैनिक को तो कहानी खत्म हो गया है, अब हम लोगों का निपटेंगे हम लोग। लेकिन फिर राजा के कहने पर ये कहाँ पर पहुंचा, फिर राजा के कहने पर सारा पूरा राजधानी उठाकर फिर दिल्ली लेकर चले आए। फिर कहाँ पर लेकर आए, देखिए दूसरा निर्णय भी इसका गलत हो गया।
राजधानी बदलने वाले निर्णय भी इसका क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा काम क्या किया, देखिए इसका एक पे एक प्लान एकदम फ्लॉप होता जा रहा है, एकदम मतलब फ्लॉप से भी फ्लॉप होता जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तीसरा काम इसने क्या किया, यहाँ दिखाई देगा ना, ठीक है, सांकेतिक मुद्रा इसने चलाया, सांकेतिक मुद्रा चलाया। सांकेतिक मुद्रा का मतलब समझिए, देखिए इस समय जो भारत की जो मुद्रा चलता है, उस समय कागज के नोट नहीं थे, आपको पता भी है, उस समय कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, कागज के नोट कहाँ से, कागज के नोट उस समय नहीं थे, ध्यान रखिएगा। मतलब भारत में नहीं थे, भारत में कागज, ये सब कागज का प्रचलन उस समय था नहीं, भारत में कागज का उस समय प्रचलन नहीं था, तो कागज के नोट भी भारत में नहीं चलते थे उस समय सिक्का चलाया जाता था। क्या चलाया जाता था, सिक्का। और सिक्का कैसे होता था, एक बात आपको कंफ्यूजन हमेशा हो रहा होगा कि मान लीजिए इस समय जैसे भारत का नोट या भारत का सिक्का अगर दूसरे देशों में लेकर जाइएगा तो वहां पर वैलिड नहीं रहता, वहां पर क्या करवाना पड़ता है, चेंज करवाना पड़ता है आपको, कि भारत का नोट है या सिक्का है तो भारत के जो कोई भी व्यक्ति का हो उस पर चित्र या कुछ भी चित्र है तो अब वहां पर दूसरे देशों में नहीं चलेगा, वहां पर आपको चेंज करवाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही आपको कंफ्यूजन नहीं होता होगा कि पहले खिलजी वंश था तो खिलजी वंश के समय भी सिक्के चलवाए गए होंगे, और उसके बाद ये तुगलक वंश हुआ, इसके समय भी सिक्के नए नए चलवाए गए होंगे, तो इस समय के राजा का चित्र होगा या राजा का नाम होगा। तो ऐसे कैसे होता होगा कि पहले वाला क्या सिक्का खराब हो जाता होगा, नया जो राजा आता होगा वो कहता होगा नहीं पिछले वाला जो सिक्का है वो रद्दी है, अब उसके नाम से नहीं चलेगा, अब हमारे नाम से चलेगा। या मान लीजिए यहाँ का दिल्ली का कोई व्यापारी पहुंचा ईरान में व्यापार करने के लिए, तो क्या बीच में कहीं पर सिक्का बदलवाना पड़ता होगा? ऐसा तो आपको सोचते होंगे कि भारत का कोई सिक्का अगर ईरान में लेकर जाता होगा उस समय तो कैसे व्यापार होता होगा। तो देखिए क्या था, उस समय सिक्का सोना चांदी तांबा का चलाया जाता था। अब उसी का क्या होता था, जितना ग्राम सोना होता था उसका वैल्यू उतना ही होता था, उतना रुपए। जैसे इस समय 10 ग्राम सोना लीजिएगा ना, 10 ग्राम सोना की जितना वैल्यू है उतना माना जाता है कि सोना वही है। तो बताइए उस पर किसी भी राजा का चित्र रहा, इससे मतलब नहीं होता था, मतलब ये होता था कि वो कितना ग्राम सोना है उतना वजन करके और उतना रुपया, उसको उतना वैल्यू रखा जाता था। रुपया उस समय नहीं चलता था, उतना उसका क्या रुपया उस समय नाम नहीं था इन सिक्कों का, तो उतना उन सिक्कों का क्या किया जाता था वैल्यू। जैसे चांदी का सिक्का है तो 2 ग्राम है, 10 ग्राम है, 20 ग्राम, तो उतना चांदी का सिक्का का क्या रखा जाता था, वैल्यू रखा जाता कि इतना चांदी का सिक्का। अब कोई भी राजा का चित्र, इससे क्या हुआ, अभी भी उन राजाओं के इस समय के तुगलक वंश का सोना और चांदी का सिक्का इस समय हम लोगों को मिलेगा तो क्या उसका वैल्यू खत्म हो जाएगा? नहीं, किस भाव में बिकेगा वो, सोना के भाव में बिकेगा, चांदी के भाव में बिकेगा। ठीक वैसे ही उस समय भी था, सोना के भाव में, चांदी के भाव में। अगर यही तांबा का सिक्का है, कोई तांबा का सिक्का 10 रुपया का है और इसको कहेगा नहीं अब 10 रुपया का सिक्का, मतलब उसका वजन करने पर उसका मूल्य कुल निकालने पर 10 रुपया है, वो मूल्य नहीं, उस पर 10 रुपया लिखा नहीं है, मूल्य निकालने पर 10 रुपया है। और इसको कहो कि ये अब 10 रुपया ना, इस पर लिख दो 1000 रुपया, 1000 रुपया, तो दिक्कत हो जाएगा ना। क्या हुआ था उसी समय, ये दिक्कत हुआ था। क्या हुआ था अभी समझिए, जैसे अभी 10 रुपया के सिक्का को ढालने के लिए भारत सरकार को 5 रुपया खर्च करना पड़ता है। कितना रुपया? 5 रुपया खर्च करना पड़ता है, 5 या इससे अधिक, मतलब 5.5 रुपये करीब में खर्च करना पड़ता है। यही 1 रुपया का सिक्का ढालने के लिए 1 रुपया तो अधिक खर्च करना पड़ता है। तो अगर नॉर्मली इसका कोई डुप्लीकेट नहीं बनाएगा, क्यों नहीं डुप्लीकेट बनाएगा या नकली बनाएगा, कि भारत सरकार को जब 5 रुपया इस सिक्का को ढालने में पड़ रहा है खर्च, तो जो डुप्लीकेट बनाएगा उसको 10 रुपया का सिक्का ढालने में 12 रुपया 15 रुपया खर्च पड़ेगा। कितना रुपया? 12 रुपया 15 रुपया। तो बताइए ये 10 रुपया का नकली सिक्का ढालकर क्या करेगा, जब उसको ढालने में ही खर्च 12 रुपया पड़ जाएगा, इसका वैल्यू 10 रुपया रहेगा। अब एगो 10 रुपया का सिक्का कोई ढालेगा तो इसका खर्च 12 रुपया पड़ गया, उसको ढालने में, सिर्फ ढालने में उसका खर्च, उसका सामान जुटाने में, ये करने में 12 रुपया पड़ गया, तो 10 रुपया का सिक्का काहे ढालेगा? और इसका वैल्यू कितना रहेगा? 10 रुपया रहेगा। तो कोई ढालेगा, कोई नकली सिक्का बनाएगा? नहीं बनाएगा। भारत सरकार को 5 रुपया पड़ता है, लेकिन दूसरा कोई ढालेगा तो समझ लीजिए 12 रुपया 15 रुपया पड़ेगा, तो कोई नकली चलाएगा ही नहीं। इसीलिए एकदम सुरक्षित रहता है कि इसको ढालने में ही खर्च कितना लग जाएगा, 12 रुपया 15 रुपया, इसीलिए कोई ढालेगा ही नहीं। 10 रुपया तो 10 रुपया होगा। लेकिन उस समय इसने क्या किया, तांबा का वैल्यू बढ़ा दिया। तांबा और कांसा का सिक्का का कहा कि जितना मूल्य सोना और चांदी का सिक्का का उस समय था, इसने कहा कि इसी के बराबर तांबा और कांसा, सांकेतिक मुद्रा, यानी सांकेतिक मुद्रा समझिए, यही सांकेतिक मुद्रा में 2 मुद्रा तांबा और कांसा का मुद्रा का वैल्यू बढ़ा दिया। मतलब उसका वजन करने पर उसका मूल्य कुल होगा 10 रुपया। उसको कहा कि नहीं ये अब 100 रुपया है, ये 1000 कहा किसने, ये अब 100 रुपया का है। तो क्या हुआ, नकली इतने मुद्रे बनाए जाने लगे क्योंकि खर्च पड़ता था सबको 10 रुपया का। ये तांबा का सिक्का 10 रुपया का, मान लीजिए कोई तांबा खरीद कर लाता था
और उसको बनाने में कुल 15 रुपया खर्च हो गया। कितना, अब उदाहरण के लिए आपको रुपया में इस समय समझा रहे हैं कि उसका 15 रुपया खर्च हुआ और उसका वैल्यू कितना इसने रखा था, इसने वैल्यू कितना रखा था 100 रुपया। तो कोई भी क्या करने लगा, नकली सिक्का बनाने लगा। और एक बार समझिए कैसे हम समझा रहे हैं, देखिए इसने क्या किया, तांबा का सिक्का का वैल्यू बढ़ा दिया। कहा कि तांबा के सिक्का का, अब ये छोटा वाला जो सिक्का है इसका भाव इस ऊपर लिखा रहेगा 100 रुपया, ये 100 रुपया है। रुपया में हम अभी समझा रहे हैं, लेकिन रुपया उस समय नहीं चलता था। ये 100 है, कितना है, ये 100 रुपया के बराबर है। लेकिन उसको बनाने में, नॉर्मल राजा को भी बनाने में कम खर्च लगता था, और कोई बाहर बनवाए तो उसको भी 15 रुपया खर्च लगता था। तो 15 रुपया खर्च लगा, उसका मूल्य 100 रुपया है। तो सभी लोग क्या करने लगे, सिक्का ही ढालने लगे, क्या करने लगे, सिक्का बनाने लगे। इसी कारण नकली सिक्का इतना हो गया कि इसको, इस सिक्का को क्या करना पड़ा, बंद करना पड़ा। यानी सांकेतिक मुद्रा भी क्या हुआ, फ्लॉप हो गया। तो हम लगता समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। अब इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम लगता समझ में आ गया होगा।